आपका स्वागत है। मैं हूं हिमानी आदित्य सिंह। आज मेरे साथ हैं प्रयागराज महानगर कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष अरशद अली जी। अरशद जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया। आप पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं, तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही, राजनीति और क्रिकेट एक दूसरे से एकदम अलग, फिर क्रिकेट छोड़ के राजनीति में आना कैसे हुआ? देखिए, क्रिकेट का ताल्लुक राजनीति से बहुत पुराना है। आप इतिहास उठा के देखिए, काफ़ी क्रिकेटर हमारे राजनीति में जुड़े भी हैं और उन्होंने क्रिकेट में भी काफ़ी नाम किया देश का, और राजनीति में आने के बाद भी काफ़ी उन्होंने अपना नाम किया है। बहुत से नाम हैं जो मैं आपको गिना सकता हूँ। तो महानगर अध्यक्ष के रूप में आपके साथ समस्याएं आती होंगी। समस्या ये कि कांग्रेस से अल्पसंख्यक को जोड़ पाना और उनको बनाए रख पाना कितना आसान होता है या कितना मुश्किल होता है? नहीं, कोई काम आसान नहीं होता है। काम तो सभी मुश्किल होते हैं, मगर उसको आसान बनाया जाता है। और इस समय, मौजूदा समय में 32 साल से हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं है, और इसका एक कारण अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक जो कांग्रेस से दूरी बनाई था, उसका एक रीज़न ये भी है। मगर वो कांग्रेस और इस कांग्रेस में ज़मीन आसमान के फर्क है। अब राहुल गांधी जी और माननीय प्रियंका गांधी जी के आने से अल्पसंख्यक के लोगों में, अल्पसंख्यकों में एक उम्मीद की नई रोशनी दिख रही है। उनको लग रहा है कि कांग्रेस में ही हमारा भविष्य सुरक्षित है। ये मैं जानता हूँ कि कांग्रेस से मुसलमानों ने जो दूरियां बनाई, उससे कांग्रेस पार्टी का नुकसान हुआ, मगर उससे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों को हुआ। ये भी मुसलमान अच्छी तरीके से वाकिफ है, और हमारा लोग का प्रयास भी यही है कि के लोगों को अपनी विचारधाराओं को और अपने किए हुए कार्यों को हम लोग में पूर्व में बता नहीं पाए। और अब मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों का हर तरीके से समर्थन किया, उनको सुरक्षित रखा हर तरीके से, और इस समय मौजूदा सरकार में आप देख रही हैं कि कौन किस तरीके से बेहाल है। क्योंकि जब तक कोई दूसरा ऑप्शन नहीं आता तो अगले का पता नहीं चलता। पहले तो ये था कि कांग्रेस के ज़माने में बड़ी महंगाई है, बहुत महंगाई है। अब आप लोग तो खुद ही देख रही हैं, अब लोग तो खुद ही कह रहे हैं कि भाई मेरे पुराने दिन लौटा दो, मुझको अच्छे दिन नहीं चाहिए। तो अब मुसलमान कांग्रेस से जुड़ना चाह रहा है, प्रियंका जी की विचारधाराओं से प्रभावित होकर जुड़ना चाह रहा है, माननीय राहुल गांधी जी की बातों से, और उनके जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं और जिस तरीके की जनता के लिए लड़ रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है और सब उनसे जुड़ना चाह रहे हैं। और वो लोगों की डिमांड यही है कि अब जुमलों की वार नहीं सही जाएगी, अब की बार राहुल गांधी की बातों में आके कांग्रेस की सरकार बनाई जाएगी, प्रियंका जी के मेहनत को स्वागत की जाएगी। उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो आप खुद ही राहुल गांधी जी और प्रियंका जी के बारे में बोले, तो अगला सवाल मैं प्रियंका जी से ही जुड़ा हुआ कर लेती हूँ। वो सक्रिय है इस समय यूपी में, तो उनकी सक्रियता को आप कैसे देखते हैं? क्या वो कुछ लाभ मिलेगा? जैसा कि अभी आपने ही कहा कि मुसलमानों को इधर उधर होने से मुसलमानों को ही नुकसान है, तो क्या मुस्लिम्स एकजुट हो पाएंगे प्रियंका जी के नेतृत्व में? आपको क्या लगता है? बेशक प्रियंका जी के सक्रिय होने से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और योगी सरकार खरबला गई है। आप जिस तरह से देख रही प्रियंका जी जहाँ भी जाती हैं, वहाँ पर दमनकारी सरकार पुलिस के बल पर उनको रोकने का काम करती है। ये किस लोकतंत्र में है कि किसी के यहाँ कोई कमी हो जाए और उसके यहाँ आप जाने से रोकेंगे? प्रियंका जी और राहुल गांधी जी और हमारी कांग्रेस पार्टी हर एक मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगती है और उनकी गलत नीतियों को आने दिखाती है। और प्रियंका जी के नेतृत्व में मुसलमान भी अब मुतमईन हो गया है, और 2022 का चुनाव प्रियंका जी के नेतृत्व में उनके चेहरे पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनना निश्चित तौर पर तय है। तो मेरा अगला सवाल भी यही रहेगा, जैसे अभी आपने सपा और बसपा का नाम लिया, तो आज के समय की राजनीति जो है वो अल्पसंख्यक राजनीति ही
हर पार्टियां अल्पसंख्यक को ही टारगेट कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है, इससे अल्पसंख्यकों को कितना फायदा या कितना नुकसान है? देखिए, सब पार्टियां अल्पसंख्यकों को रुझाने में लगी रहती हैं, मगर उनके लिए करता कोई नहीं ना। पिछले 32 सालों में आप देख लीजिए कि मुसलमानों के लिए अखिलेश यादव और मायावती जी ने क्या किया। आप कोई मुद्दा उठा के देख लीजिए, NRC CA का मुद्दा उठा के देख लीजिए, ना मायावती जी ने कुछ बोला, ना अखिलेश यादव जी ने कुछ बोला। प्रियंका जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने संसद तक का घेराव किया और हर मुद्दे पर साथ दिया। आप देख लीजिए, आजमगढ़ जो अखिलेश यादव जी का संसदीय क्षेत्र है, जहां पर इतना बड़ा अत्याचार हुआ लोगों पर, वहां पर वो नहीं गए। हमारी प्रियंका गांधी जी एक एक घर में जाके लोगों से मिली, उनका दुख दर्द बांटा। जनता भी देख रही है कि कौन बोलने वाला है, कौन काम करने वाला है। जनता को ज़्यादा दिन पे आदमी बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। प्रियंका जी ने जिस तरीके से मेहनत कर रही हैं और हर मोर्चे पर उन्होंने फ्रंट पे आके नेतृत्व कर रही हैं, उनके नेतृत्व पे हम सब लोग उनके पीछे चल रहे हैं और इसका रिजल्ट आपको 2022 में दिख जाएगा। अगला सवाल मेरा ये कि मान्यता है कि प्रयागराज के मुस्लिम्स या अल्पसंख्यक समुदाय का वोट सपा को जाता है, तो इस बार आप किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं कि ये वोट कांग्रेस को चला जाए? देखिए, हर विभाग में, हर पार्टी में अल्पसंख्यक का एक विभाग होता है। आप खुद उठा के देखिए कि समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इन्होंने अल्पसंख्यक विभाग के लिए क्या किया। ये समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, ये मुसलमानों को आगे बढ़ने नहीं देती। आप उठा के देख लीजिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब थे बहुजन समाज पार्टी में, उनके साथ उन्होंने क्या सलूक किया। आप लेटेस्ट उठा के देख लीजिए, आजम खान, जिनको कहा जाता है कि कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी। और अखिलेश के जो नौजवान जो कहते हैं ये जवानी किसके नाम, अखिलेश भैया तेरे नाम, एक बंदा भी रोड पर उतर के आजम खान की रिहाई की मांग नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो अल्पसंख्यक से आते हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक को लीड करते हैं और ये दोनों पार्टियां नहीं चाहती कोई अल्पसंख्यक का बड़ा नेता बने। मैं आपको ये भी बताने देना चाहता हूँ, जब अखिलेश यादव, जब मुलायम सिंह यादव और बहन जी की सरकार थी, उस समय शिक्षा मंत्री हुआ करते थे डॉक्टर मसूद साहब। उन्होंने जब ये उर्दू ट्रांसलेटर की जो अपना सेहरा बांध के लोग चल रहे हैं कि मैंने उर्दू ट्रांसलेटर में और क्या टीचिंग में मैंने भर्ती कराई है, उसका श्रेय डॉक्टर मसूद साहब को जाता है, क्योंकि उन्होंने ये वार्ड उजागर की थी। मगर जब उजागर हो गई तो मुलायम सिंह और बहन जी दोनों खलबला गई। ये ऐसे ना हो कि ये मुसलमानों का नया मसीहा पैदा हो गया है। उसी आनंद फानन में डॉक्टर मसूद साहब से इस्तीफा लेके उनका बुढ़िया बिस्तर उनके निवास से फेंकवाया गया था। ये भी याद रखना पड़ेगा अल्पसंख्यक लोगों को कि किस तरीके से जो वाकई में इस वांट उजागर करने का हकदार है, उसका नाम लोग लेना भूल गए हैं। हमको याद दिलाना पड़ेगा कि मुलायम सिंह की देन नहीं थी, ना मायावती जी की देन थी, ये डॉक्टर मसूद साहब ने ये वांट ओपन किया था, जो आज इतने मुसलमान नौकरी पाएंगे। अरशद अली जी से क्या उम्मीदें रखा जाए? विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं या फिर संगठन के कार्यकर्ता बन के संगठन को ही आगे बढ़ाएंगे? देखिए, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, मैं प्रियंका गांधी जी का सिपाही हूँ और हमारी प्रियंका गांधी जी, हमारी पार्टी के हाईकमान हमको जो निर्देश देंगे मैं उस पर काम करूँगा। हमको हमारे लिए जहाँ पर जो दिशा निर्देश दिया जाएगा मैं उस पर काम करूँगा। अगर आपको टिकट मिलती है तो आपका विधानसभा क्षेत्र क्या होगा? मैंने पहले भी कहा कि मैं प्रियंका जी का सिपाही हूँ और हमको वैसे तो रहने, मेरा क्षेत्र तो शायद दक्षिणी है, मगर पार्टी की हाईकमान जहाँ से भी आदेश करेंगी, क्योंकि मैं अपने चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुझको जो वोट मिलेगा, मैं जो जीतूंगा, वो प्रियंका गांधी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ूंगा और कांग्रेस पार्टी की विचारधाराओं पे जीतूंगा। क्योंकि मैं मेरा मानना है कि एक नेता का कोई क्षेत्र नहीं होना चाहिए। नेता वो है जो किसी भी क्षेत्र से लड़ जाए, जनता उसको चाहने वाली हो, क्योंकि जनता जिताती है, कोई क्षेत्र कोई मायने नहीं रखता। पूछ लेती हूँ, मुद्दा क्या होगा आपका? किन मुद्दों पे आप लड़ेंगे? मुद्दा तो बहुत सा है। हमारा अहम मुद्दा होगा बेरोजगारी। बेरोजगारी मेरा मेन मुद्दा है और बढ़ता हुआ अपराध प्रदेश में,
बेटियों के साथ जो अपराध हो रहा है, जिस तरीके से उसकी रोकथाम करने में जो सरकार नाकाम हुई है, गुंडा राज फैला हुआ है, किसान बेहाल है, धान रखा हुआ है, खरीदने वाला कोई नहीं ना, किसानों को धन मूल्य पूरा नहीं मिल पा रहा है। बहुत मुद्दे हैं, मगर मेरा अहम मुद्दा रहेगा बेरोजगारी का। जो आज बेरोजगार हमारे नौजवान पढ़ लिख कर बेरोजगार टहल रहे हैं, और योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को मैं रोजगार दूंगा। 2 करोड़ लोगों के रोजगार की बात छोड़िए, न जाने कितने करोड़ों की रोजगार चला गया। ये मुद्दा हमारा बेरोजगारी का मेन मुद्दा रहेगा। अरशद अली, व्यक्तिगत तौर पे इन मुद्दों के लिए किस तरीके से लड़ते हैं, आंदोलन क्या करते हैं आप? हम लोग तो हर मुद्दे पे आंदोलन करते हैं, क्योंकि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवार हो जाती है। और सरकार को उनकी गलत नीतियों को आईना दिखाना एक जिम्मेदार विपक्ष का कर्तव्य है। और हम लोग जब सरकार की गलत नीतियाँ लागू करेंगे तो हम लोग रोड पे, सड़क पे आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार रहेंगे। और जनता की हित के लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा हम लोग, और किसानों की हित के लिए आवाज़ उठाऊंगा, बेरोजगारी की हित में आवाज़ उठाऊंगा, और हमारी माँ बहनों की हित में आवाज़ उठाऊंगा। ये हमारा मेन मुद्दा रहेगा। जी, तो आप पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं और अभी विपक्ष में भी हैं, और मान्यता है कि विपक्ष ही विकास का देन होता है। तो ये मैं जानना चाहूँगी आपसे कि आप क्रिकेटर के तौर पे ये नहीं चाहते कि प्रयागराज में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम हो? एज ए क्रिकेटर, क्योंकि मैं क्रिकेट मेरा समझ लीजिए बचपन का शौक़ था, और मैं एक क्रिकेटर के माहौल में पैदा हुआ हूँ। मेरे 2 बड़े भाई भी क्रिकेटर रह चुके हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कप्तान भी हमारे बड़े भाई थे। हम उनसे छोटे वाले भाई भी, वो भी यूपी लेवल के प्लेयर थे। और हमारा मोहल्ला जो था वो क्रिकेटों का गढ़ था, मिन्हाजपुर, जहाँ पर न जाने कितने अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर को पैदा किया है। तो एज ए क्रिकेटर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो हम लोग अंदर बचपन ही से भरी हुई है, और वही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लेके हम लोग राजनीति भी करते हैं। और राजनीति हमारे लोग की बिल्कुल पक्षपात वाली नहीं रहती है। हमारी पार्टी की भी विचारधारा यही है कि सारे धर्मों को सम्मान करते हैं, और सबका साथ सबका विकास कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी ने नहीं दिया है। अभी आपने कहा कि आजम खान जी ने अपनी पूरी जवानी ही सपा को दे दी, और कफील आलम, डॉक्टर कफील आलम, अभी गोरखपुर केस में उन पे NSA लगाया गया था। दोनों में बड़ा फर्क है, किसी ने जवानी दे दी और किसी ने जवानियों को बचाया। लेकिन आपने आजम खान की रिहाई के लिए कोई आंदोलन नहीं किया, लेकिन कफील आलम की रिहाई के लिए आंदोलन किया। कैसे देखा जाए? एक कोई पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है। पहली बात, वो एक हिंदुस्तान के आम नागरिक थे। उन्होंने एक सरकार की गलत नीतियों को उजागर किया। आपको मालूम होगा कि 2017 में चंपी बुखार जब गोरखपुर में फैला था, जिसमें कितने बच्चों की जान चली गई थी, और वहाँ पर ऑक्सीजन घोटाला भी उजागर हुआ था। तो उस घोटाले को उजागर करने में डॉक्टर कफील साहब ने का नाम आया, और उन्होंने अपना पैसा लगा के न जाने कितने बच्चों की जान बचाई। मेरा कहना यह है कि डॉक्टर कफील साहब का कसूर क्या था? डॉक्टर कफील का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपना पैसा लगा के दिन रात देख करके उन्होंने कितनी माँओं की गोद जोड़ने से बचा दी। जब उनके पास माँ अपने बच्चे लेके आती थी तो डॉक्टर कफील ने ये नहीं पूछा कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो कि सिख हो कि ईसाई हो, क्योंकि वो एक सच्चे हिंदुस्तानी थे। उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया, और उस कर्तव्य का पालन उसका इनाम उनको ये योगी सरकार ने दिया कि जेल में जाके NRC पे अंदर कर दिया। तो एक आम आदमी की आवाज़ को उठाने का काम हमारी राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने किया, और जिसको अल्पसंख्यक विभाग ने पूरे उत्तर प्रदेश में 21 दिन आंदोलन चलाया डॉक्टर कफील साहब के लिए, और ऊपर वाले करम से डॉक्टर कफील आज रिहा है। और आजम खान की बात मैं कर रहा हूँ। आजम खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, और इसके लिए समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी को रोड पे क्यों नहीं उतारा? अपने लोगों को क्यों नहीं आंदोलन कराया? किस बात का आपको डर है? किससे डर रहे हैं आप? या किसके इशारे पर आजम खान की पैरवी नहीं कर रहे हैं आप? ये एक चिंता का विषय है। अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को सोचना पड़ेगा कि कौन तुम्हारा सच्चा हितैषी है
और कौन तुमको दिखावा करने वाला है। जी, लेकिन हमारे यहाँ सरकारों से भी बड़ी एक अदालत है जिसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, और हाई कोर्ट ने अपना निर्णय दिया और कपिल जी आज रिहा है। हाई कोर्ट का निर्णय सलाखों पर, और मैं जब डॉक्टर कफील की रिहाई हुई तो सबसे पहले हमने हाई कोर्ट का धन्यवाद किया, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया कि सबसे बड़ी आपसे न्याय की उम्मीद थी, आपने न्याय दिया डॉक्टर कफील को, वो अपने परिवार में चले गए, अपने बाल बच्चों से मिल रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों ने अदालत को किया, और करता आ रहा हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि अदालत का सम्मान करना हम लोग का एक फर्ज है, कर्तव्य है। अरशद अली जी अपनी जनता को क्या संदेश देंगे? देखिए, जनता आजकल जागरूक है, वो सब समझ रही है कि जुमलेबाज कौन है और काम करने वाला कौन है। जनता को अब बहुत ही समझदारी से काम लेना पड़ेगा, किसी के बलगराने में नहीं आना है किसी को। आप देखिए कि देश के हित में किसने काम किया, आज जो देश कहाँ पहुंचा है वो कांग्रेस पार्टी की देन है, और अब कहाँ पहुंच गए 6 साल में वो भी सब जान रही जनता। तो जनता खुद फैसला करेगी और खुद इसका हिसाब लेगी आने वाले चुनाव में। जी, आप हमारे टॉक शो में आए, हमें अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो आप देख रहे थे अरशद अली को, जिन्होंने खुलकर बातें की और बताया अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर कांग्रेस के मुद्दे, क्या ये सिपाही ही बने रहेंगे या नेता भी बनेंगे, ये तो अब 2022 का चुनाव ही बताएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही नेताओं का हम आपको इंटरव्यू और दिखा